भाई साहब ये बिल्कुल बकवास बात है कि इंग्लिश को रूल से ही सीखा जा सकता है ना। हम इसको बिना रूल से सीख सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश मतलब ग्रामर पूरी सीख सकते हैं। ये निहायती बकवास है कि इंग्लिश को रूल से सीखा जाएगा। आप चाहे कोई सा भी टॉपिक पढ़ लो, आप बिना रूल के कवर अप कर पाओगे, कॉन्सेप्ट कर लोगे तो इंग्लिश तो ये मान के चलो कि आपसे आसानी से हो जाएगा। अब हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के अंदर 2 नंबर का टॉपिक ही पूछा जाता है। ये पेपर में किस तरीके से पूछा जाता है, कैसे हमें इसको अटेम्प्ट करना होगा, वो सारे डिस्कशन आज की वीडियो के अंदर हम कर लेंगे। और आज हम सीख भी लेंगे कि क्वेश्चंस को किस लेवल पे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी कि आपको ये समझ में आएगा कि इंग्लिश को बिना किसी भी रूल के हम कैसे कॉन्सेप्ट वाइज सीख सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 12th क्लास बोर्ड के अंदर ये 2 नंबर का टॉपिक कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आपके सामने 2 सिंपल सेंटेंस देगा, एक सिंपल सेंटेंस एंड सेकंड सिंपल सेंटेंस। यहां पर फर्स्ट वाला सिंपल सेंटेंस होगा और यहां पर होगा आपके लिए सेकंड वाला सिंपल सेंटेंस। अच्छा, इन दोनों सिंपल सेंटेंस को मिलाकर आपको क्या कहेगा, वो एक कमांड करेगा कि आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है या फिर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है या फिर आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कुछ इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा वो। अच्छा, अब हमारे दिमाग में ये आता है, सर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस दिखते कैसे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे दिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे दिखते हैं। इस बात पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें कुछ सेंटेंस लिखने पड़ेंगे जिससे हमें ये आइडेंटिफिकेशन तो आ जाए कि सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर हम कुछ सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस को अगर हम टाइप्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमने स्टार्टिंग से यही पढ़ा है कि स्ट्रक्चर के वाइज जो सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं, लेकिन अगर मैं आपको फंक्शन के वाइज बताऊं तो वो 3 होते हैं। अगर हम फंक्शन के ऊपर जाते हैं तो वो 3 यही है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जो कि लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, क्योंकि स्ट्रक्चर के वाइज तो हम पहचान लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था इंटेरोगेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा था इंपेरेटिव है, ठीक है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो अफर्मेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहचान लेते हैं। बट इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम ये पहचान पाए कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं। यहां पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूं और उन एग्जाम्पल को देखकर आपको ये डिफाइन करना होगा कि वो सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं। ध्यान से देखिए क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा आई न्यू द बॉय whom, एक सेकेंड, whom you invited yesterday। अब कुल मिला के यहां पर एक क्वेश्चन है, आई न्यू द बॉय whom you invited yesterday। आपको डिफाइन करना है कि ये सिंपल है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट, आप कमेंट कंटिन्यू करते रह सकते हैं कि ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, जो भी है आपको जो सही लगे वो आप कमेंट करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, बाकी सभी 12th स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। नेक्स्ट, आपका जो सेंटेंस है दूसरा, मैंने लिखा दे डिड नॉट मीट मी देयर बट देयर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर। ये दूसरा क्वेश्चन है। मैंने लिखा दूसरे क्वेश्चन के अंदर कि वो तो नहीं मिले वहां पर बट उनके जो फ्रेंड्स थे वो वहां पर प्रेजेंट थे, ठीक है। ये आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है। एंड लास्ट वन ये हो जाएगा, यू वेंट देयर टू टीच सम स्टूडेंट्स। ये लो, अब हम सबसे पहले जो काम करना चाह रहे थे वो यही था कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। देखो, उसको समझने से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए जरा, इसके अंदर क्या है ऐसा जो सीखने का है। देखिए बच्चे, यहां पर एक सब्जेक्ट लिखा गया है आई। अच्छा, उसके बाद जो कुछ भी लिखा गया है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये इसका प्रेडिकेट है। अच्छा, उसके अलावा एक सब्जेक्ट और इंक्लूड है, यू। उसके अलावा जो यहां से यहां तक लिखा गया है ये इसका प्रेडिकेट है।
अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चों को पता नहीं है कि सर प्रेडिकेट क्या होता है। तो मैं बता रहा हूं, सब्जेक्ट के अलावा बचा हुआ पार्ट आपका प्रेडिकेट होता है, जिसके अंदर मेन पार्ट आपकी वर्ब होती है कि वर्ब जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको प्रेडिकेट मानते हुए चलते हैं। कुल मिला के यहां पर 2 सब्जेक्ट है, 2 प्रेडिकेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पर भी एक सब्जेक्ट दे है और बचा हुआ जो सेंटेंस है यहां से यहां तक ये इसका एक प्रेडिकेट है। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि यहां पर भी एक सब्जेक्ट है और उसके बाद लिखा गया ये उसका क्या है, प्रेडिकेट है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2-2 सब्जेक्ट 2-2 प्रेडिकेट दिया गया, यहां पर कुल मिला के सब्जेक्ट एक ही है। अच्छा, उसके अलावा जो ये बातें कही गई है इसके अंदर कहीं पर भी दूसरा सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, तो लेकिन यहां से लेकर यहां तक का एक प्रेडिकेट है। ये अपना एक प्रेडिकेट है जो कि सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है। अब देखो, सेंटेंस में कुछ स्ट्रक्चर भी काम करते हैं, कुछ कंजंक्शन भी काम करते हैं, कुछ प्रीपोजिशन भी काम करते हैं। तो यहां पर हम कैसे समझेंगे कि पहला वाला सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, दूसरा वाला सेंटेंस कौन सा है, तीसरा वाला सेंटेंस कौन सा है। बहुत ही आसान है बच्चों, आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है और आसान भी है। देखो सिंपल में क्या होता है, मैं कुछ एक चीजें बता देता हूं जो आपको ध्यान रखनी है, आपको नोट आउट भी करनी है। अगर हम कभी भी ये देखेंगे कि आपके पास सब्जेक्ट भी स्क्वायर में है, मतलब एक से ज्यादा है, मतलब 2 है, प्लस प्रेडिकेट भी 2 है स्क्वायर में, आप कहेंगे सर मैथ तो नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए बस। फिर अगर मैं कहूं सब्जेक्ट भी स्क्वायर में हूं और प्लस प्रेडिकेट भी हूं स्क्वायर में हूं, तो कुल मिला के ये वाले सेंटेंस होंगे जो सब्जेक्ट स्क्वायर में होंगे और प्रेडिकेट स्क्वायर में होंगे, वो आपके लिए ध्यान रखने वाली बात होंगी, वो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में से ही एक होंगे। सर हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोनों में अभी तक तो सेम ही चल रहा है। सिंपल सी बात है, अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जोड़ना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ेगी कंजंक्शन की, और कंजंक्शन में आपको डिफाइन करना है कि फैन बॉयज तो नहीं है। अगर बच्चों आपको फैन बॉयज मिलता है, फैन बॉयज का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। फैन बॉयज में फैन एफ का मतलब हो गया 4, ए का मतलब हो गया एंड का मतलब हो गया नोर, बी का मतलब हो गया बट, ओ का मतलब हो गया और, वाई का मतलब हो गया यट, एस का मतलब सो एंड स्टिल। अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट के साथ अगर ये कंजंक्शन देखने को मिल रहे हैं, मतलब कभी भी आपको ये वाले कंजंक्शन मिलते हैं फैन बॉय, तो आप उस सेंटेंस को कुछ नहीं समझेंगे, आप उस सेंटेंस को कंपाउंड ही समझे कि वो कंपाउंड सेंटेंस है। अगर इनके अलावा कोई भी कंजंक्शन आ जाता है आपका लेस देन, बाकी बचा हुआ कोई भी कंजंक्शन देखने को मिलता है आपको, तो आप उस सेंटेंस को आप कॉम्प्लेक्स समझे। सिंपल है ना बच्चों, कि आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि हमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि अगर फैन बॉयज है तो कंपाउंड है, फैन बॉयज नहीं है तो कॉम्प्लेक्स है। सेंटेंस के अंदर अगर कंजंक्शन देखने को मिलेगा तो आपको 2 सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंजंक्शन जोड़ने का काम करेगा, तो वो जोड़ेगा किसको, 2 सब्जेक्ट को। ध्यान रखिए इस बात का बिल्कुल कि आपको वहां पर जो भी कंजंक्शन मिल रहा है, क्या वो फैन बॉयज है तो आप उस सेंटेंस को कंपाउंड बोलेंगे। अगर वो फैन बॉयज नहीं है और कोई कंजंक्शन हो सकता है, कोई भी WH वर्ड हो सकता है, कुछ भी एक्सेट्रा जो भी वर्ड होगा जो कंजंक्शन बनने का काम कर रहा होगा, तो देन वहां पर हम उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। देन सिंपल सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, तो सिंपल सेंटेंस में आपको 2 सब्जेक्ट मिलेंगे ही नहीं। सिंपल सेंटेंस में आपको एक ही सब्जेक्ट मिलेगा और एक ही प्रेडिकेट देखने को मिलेगा। देन आप समझ जाएंगे कि वो क्या होगा आपके लिए, सिंपल सेंटेंस। गुड इट। अब देखकर आप बताइए मुझे कमेंट करके कि यहां पर जो हमने अभी तक सेंटेंस यूज किए थे उसके अंदर कंजंक्शन क्या है। एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया, ये रहा वो कंजंक्शन, यहां पर एक सब्जेक्ट रहा, यहां पर एक सब्जेक्ट रहा, ये रहा वो कंजंक्शन, यहां पर एक ही सब्जेक्ट है तो कंजंक्शन की जरूरत पड़ी नहीं। जहां पर आपको कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ी तो आप सिंपली बोल पाए सर ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है सर, इसमें ना बट लिखा हुआ है, बट तो फैन बॉयज में से एक होता है बच्चे, ध्यान रखें इस बात का, बट फैन बॉयज का ही हिस्सा है। तो अगर बट फैन बॉयज का हिस्सा है तो ये हो गया आपके लिए कंपाउंड सेंटेंस। ये लीजिए, अब आपके पास जो कंजंक्शन है वो फैन बॉयज का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल आपको बहुत गौर करके देखना है कि क्या वो फैन बॉयज का हिस्सा है। अगर वो फैन बॉयज का हिस्सा नहीं है तो आप उसको कभी भी कंपाउंड सेंटेंस में काउंट नहीं कर पाएंगे। कंपाउंड सेंटेंस में काउंट करने के लिए उसका फैन बॉयज होना जरूरी है, जो कि नहीं था, तो बचा हुआ हमारे पास अब ये क्या बचा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। बहुत आसानी से हमने ये पहचान लिया आज की कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये क्या होता है। मैं कुछ क्वेश्चनों के साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है। यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हम यहां पर इंक्लूड कर रहे हैं।
सबसे पहला क्वेश्चन, सिंग अ लोयन रमेश रेन अवे। लोयन को देखते ही रमेश भाग खड़ा हुआ। इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या लगता है, ये सिंपल है, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है? कमेंट कर आप जल्दी बताइए कि ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। चलो मैं बता ही देता हूं। एक्चुअल में इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी कोई कंजंक्शन है ही नहीं। अगर कंजंक्शन नहीं है तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो हो ही नहीं सकता। अगर कंजंक्शन होता तो हम एक पल के लिए सोच भी लेते, बट ऐसा नहीं है। यहां पर ओनली एक सब्जेक्ट दिया गया है, उस सब्जेक्ट का नाम है रमेश, और उस सब्जेक्ट के साथ ये दिया गया है उसका प्रेडिकेट। तो फिर ये क्या है, सिंग अ लोयन। समझना यही होगा हमें, पेपर के अंदर कुछ इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा, एक्चुअल में क्वेश्चन मिलेगा, ये मैंने आंसर लिखा है। देखिए बच्चे बड़े ध्यान से कि ये है क्या। ये एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ ऐसा रहा होगा, जैसा मुझे लगता है कि रमेश सा अ लोयन डॉट रमेश सॉरी ही रेन अवे। ये कुछ क्वेश्चन इस टाइप का रह गया हो। तो देख रहे हो, आपने सबसे पहले जो सीखा था कि हमारे पास दो सिंपल सेंटेंस मिलेंगे, आपको उसको सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स करना होगा। आप क्या देखकर बता पाएंगे कि ये दो सिंपल सेंटेंस है या नहीं है? आप पाएंगे कि यहां पर दो ही सिंपल सेंटेंस है। जब आप इसका आंसर पाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज आपने कमेंट में यही लिखा है कि सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। तो दोनों में फर्क क्या है? एक ही फर्क है सर, यहां पर दो सिंपल सेंटेंस है और वहां पर एक सिंपल सेंटेंस है। बस वो चाहता भी यही था कि दो सिंपल सेंटेंस को आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है, जो कि आपसे पॉसिबल हो पाया। ये पॉसिबल कैसे हो पाया, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि हमने सी, जो वर्ब थी हमारे पास सा, हमने उसको वर्ब के साथ आईएनजी में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअल में जो ये वर्ब है, ये वर्ब है ही नहीं, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये तो कोई वर्ब है ही नहीं, ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो सिंपल से सेंटेंस को क्रिएट करने का एक अलग ही तरीका आपको पता चला है कि सिंपल सेंटेंस बनाने का ये भी एक तरीका होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने का एक तरीका आपको पता चला, जो कि तरीका आपको देखने को मिला, ये तरीका था वर्ब के साथ आईएनजी बनाकर लिखने का, जिसका इंग्लिश में आपने नाम लिखा प्रेजेंट पार्टिसिपल। है ना बड़ी मजेदार चीज कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ये पॉसिबल है। मैं कुछ एक दो क्वेश्चनों से और डिस्कस करना चाहूंगा। हम यहां पर एक क्वेश्चन और लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन लिया, राहुल हर्ड द रोर ऑफ द डॉग, ओ सॉरी डॉग का तो क्या होगा, द लोयन, ही फ्लेड अवे। देखकर बताइए यहां पर कितने सेंटेंस है टोटल। आप कहेंगे सर राहुल एक सब्जेक्ट है, ये इसका एक प्रेडिकेट है, तो एक सेंटेंस तो ये हुआ। ही एक सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, तो एक सेंटेंस फिर ये हुआ। पेपर में क्वेश्चंस कुछ इसी लेवल पर देखने को मिलेंगे। आपको कहेगा कि इसको सिंपल सेंटेंस में क्रिएट कीजिए। आप पाएंगे कि यहां पर दो वर्ब है, एक है हियर और एक है फ्लेड अवे होना, भाग जाना। समझ में आया कि आपको क्या करना होगा? आपको वही तरीका यूज करना पड़ेगा सिंपल सेंटेंस बनाने का, पार्टिसिपल्स यूज करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, आपको इस हियर को नीचे उतारना है। आपने लिखा हियरिंग द लोयन, सॉरी द रोल ऑफ द लोयन। ही नहीं लिख पाएंगे बच्चे क्योंकि हमारे पास नाम है, क्योंकि ही तो तब लिखते जब हमारे पास नाम नहीं होता। हमारे पास नाम है राहुल फ्लेड अवे। देखो है ना आसान, बहुत आसानी से आपने आज इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया। तो कुछ क्वेश्चंस के साथ हम और बढ़ते हैं। हमारे पास एक तरीका आया जिससे हम वर्ब के साथ आईएनजी से हम ये चीजें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारे पास। हमने ये क्वेश्चन लिखा, ही
ही की जगह पर यहां पर हम नाम लिखेंगे पहले। राजेश knocked the door, he cried for help। और वो चाहता है कि आप इसको सिंपल सेंटेंस में क्रिएट करिए। ये क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, आप कैसे करेंगे? ये देखो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं इसको सही कर लेता हूं। ये लीजिए, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे? आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस है। आपने एक तरीका सीखा है कि हम पार्टिसिपल्स यूज कर सकते हैं सर, तो पार्टिसिपल्स बेशक आप यूज करिए कि हम ऐसा लिखेंगे। नोक का क्या कर लेंगे? नोकिंग द डोर। ही तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन राजेश जरूर लिख देंगे। राजेश क्राइड फॉर हेल्प। और ये हमारा आंसर हुआ बिल्कुल सही। ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा इस क्वेश्चन को आंसर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हम रोक को करें, हम इसको भी कर सकते हैं। क्राइम फॉर हेल्प, राजेश नॉक्ड द डोर। बच्चों आपके सामने अभी एक क्वेश्चन रखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए ये है, ही की जगह पर मैं मेरा नाम लिख देता हूं। अरुण सर was an English teacher now next he made no mistakes। चलिए ट्राई कीजिए क्या होगा, आप कैसे इसका आंसर कर पाएंगे। एक सेकेंड, हम पिछले कुछ क्वेश्चनों पे जाके एक चीज देख के आते हैं। क्या ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट वर्ब का, सेकंड वर्ब का, क्या हम सभी पर अप्लाई कर पा रहे हैं? आके देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये था, क्या हम ऐसा कर सकते थे रनिंग अवे रमेश अलोयन, क्या हम ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। क्या हम इसमें कर सकते थे क्या ऐसा? फ्लाइंग अवे राहुल हियर द रोर ऑफ द लोयन, नहीं कर सकते। एक छोटा सा सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान रखना आपको कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। यहां पर देखने का एक्शन फर्स्ट था, तो हम उसी को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर पाए। यहां पर सुनने वाला जो एक्शन था वो फर्स्ट था और भागने वाला एक्शन सेकंड था। यहां पर भी भागने वाला एक्शन सेकंड था। देन हमें यह पता चला कि जो एक्शन फर्स्ट होता है हम उसी को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर पाएंगे। आप अपने मुताबिक ये दोनों को चेंज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रहे इस बात का। अगले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों हुआ? हमने देखा अगले वाले क्वेश्चन में नोक करना और चिल्लाना शायद दोनों ही एक ही टाइम पर हुआ होगा। ऐसा हो सकता है कि चिल्लाते चिल्लाते नोक कर रहा हो, या ऐसा भी हो सकता है नोक करते करते वो चिल्ला रहा हो। बात एक ही है। तो दोनों ही टाइम एक है, तो हम दोनों ही वर्ब को पार्टिसिपल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं हुआ। हमें इस सीक्वेंस का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा एक्शन पहले हुआ है। अगर दोनों क्वेश्चन साथ हो रहे हैं तो हम किसी भी वर्ब को कन्वर्ट कर पाएंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान रखें। अब यहां पर हमने देखा कि एक वर्ब तो है वॉज और एक वर्ब है मेड। क्या हम ऐसा कर पाएंगे मेकिंग नो मिस्टेक्स अरुण सर वाज एन इंग्लिश टीचर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें देखने को मिला है कि यहां पर तो कोई एक्शन है ही नहीं। इस सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया ही नहीं है, तो कोई एक्शन है ही नहीं, जबकि उस सब्जेक्ट ने कोई एक्शन किया है। हमें स्पेशली इन सेंटेंस के अंदर यह देखना पड़ेगा कि जिस सेंटेंस में एक्शन है ही नहीं हम उसी का ही पार्टिसिपल बना पाएंगे। समझने को थोड़ा सा अजीब है, बाकी आपको पता होना चाहिए। इसको अगर पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो क्या होगा? वोज का क्या कर पाएंगे? वोजिंग तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि वोज का पार्टिसिपल्स क्या बनता होगा। तो हम इसके कुछ बेसिक रूट्स पे जाते हैं। वोज जो वर्ब है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। किसकी सेकंड फॉर्म होती है? बी की। तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती होगी? इज, एम, आर। थर्ड फॉर्म क्या होती होगी? बीन।
एंड नाउ यू गॉट इट। इसकी फोर्थ फॉर्म है जो आईएनजी फॉर्म होती है, वो होती है बच्चों बीइंग। हम यहां पर बीइंग को लेकर काम करेंगे, तो हमने लिखा बीइंग एन इंग्लिश टीचर अरुण सर मेड नो मिस्टेक।